नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम जो कि है शेयर्स की बात करने जा रहे हैं हम अपनों के साथ, जो कि हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स। और जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीआरएस इनसाइट्स के लिए ये प्रोग्राम है खास। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मिस्टर अविनाश गोरक्षकर को, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। वेलकम टू द शो अविनाश जी। गुड इवनिंग नेहा। और आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर महेश ओझा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एंड बिजनेस एंड डेवलपमेंट्स के कांतिलाल एंड छगनलाल फर्म के। और महेश जी, सबसे स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में, और वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स फैमिली। अंशुल जी, अब बताइए, हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंशुल जी के आज के टॉपिक्स क्या होंगे। मैडम जय श्री राम रहेंगे। अभी केवल 3-4 बड़े सेटअप्स हैं। पहला यूनियन बैंक, जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। आईडीबीआई, ये भी बड़ा सेटअप है। जायसवाल निको, ये भी बड़ा सेटअप है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच के मूड में जाता हूँ। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस डेली पे मिलेंगे तो 5-7-8% वाली मूव प्ले कर लूंगा। मैं इस समय बहुत बड़ा कैपिटल नहीं मार्केट में इन्फ्यूज करने के मूड में हूँ। उसकी रीजन आपको वापस बता दे रहा हूँ। निफ्टी दो दिक्कत है। एक तो ये प्रीवियस 2024 का ऑल टाइम हाई ये भी स्वीप हो रहा है। रिसेंट वाला ऑल टाइम हाई ये भी स्वीप हो रहा है। स्विंग लो बचते बचते नहीं बच रहा है। अगर गलती से भी ये जोन टूटी, ये लास्ट मेजर सपोर्ट है 25,449 और 25,318, अगर ये जोन नहीं प्रोटेक्ट हुई तो आप मान के चलिए कि अगले 6-8 महीने इस टाइप की पूरी डाउन मूव हम देख सकते हैं। तो वी आर स्टैंडिंग एट अ फेज जहां पे प्रोबेबली फेलियर बना तो 1 साल की मल्टीपल और तगड़ी बुल रैली बनेगी। और अगर ये कंटिन्यू रहा, ये जो ऑल टाइम हाई का स्वीप 1 और 2 बार, तो फिर आप मान के चलिए कि 6-8 महीना ये कब से कब तक चला था? सितंबर से लेके मार्च तक 6 महीने चला था। तो अगले 6 महीने आप प्रोबेबली अगले 6 महीने आप प्रोबेबली कुछ इस टाइप का डाउनवर्ड प्राइस एक्शन इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो मैं अभी बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं कुछ भी बड़ा कमिट करने में। आई वेट एंड वॉच, छोटे मोटे इधर उधर के ट्रेड 5-7% के करता रहूंगा, बट मैं बड़ा कैपिटल या बड़ा ट्रेड करने में अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अंशुल जी, छोटे शेयर जो आपके हिसाब से आने वाले वक्त में साबित हो सकते हैं, यही 3 है। यूनियन बैंक, आईडीबीआई, जायसवाल निको, यही 3 में बड़े बेस हैं। सो आई वुड स्टिक टू देम। और एवरेज करने के लिए कोई स्टॉक्स इस समय सही हो? अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो दौर है जहाँ पे पैसा बनाने से जगह पैसा बचाना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आई वुड स्टिक टू दैट। टाटा स्टील में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मैं होल्ड करके चलूंगा। स्टॉप लॉस आपको मॉडिफाई करना है तो ब्रेकआउट लेवल पे कर लीजिए 176 का। और मैं अभी भी 170 172 का ही स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा। मैं उसको चोक नहीं करूंगा, थोड़ा सा सांस लेने की जगह छोड़ूंगा। 170 का स्टॉप लॉस रखूंगा। 199 रुपए के आसपास में रिव्यू करूंगा कि राउंड फिगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो बेचने की सोचूंगा, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं और 220 240 जोन तक कैरी करूंगा। बट अच्छे से रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो आई वुड होल्ड इट। मैं उसको 220 240 तक के लिए प्ले करूंगा। इमीडिएटली लेना है, आईडीबीआई ले लीजिए। सेम 92.52 का स्टॉप लॉस लगा के आईडीबीआई ले लीजिए। यूनियन बैंक में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो यूनियन बैंक ले लीजिए। करूर वैश्य बैंक भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। पुल बैक में कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम या कोई वो नहीं है, और बल्कि आज की रिवर्सल कैंडल में ठीक ठाक वॉल्यूम है। करूर वैश्य बैंक भी जब तक 250 के ऊपर टिक रहा है, ये भी एक बाई अपॉर्चुनिटी है, 299 तक जा सकता है। तो यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, आईडीबीआई बैंक तीनों ठीक लग रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 नए सेक्टर के 10 नए धुरंधर स्टॉक्स विद नन अदर देन डॉक्टर रवि सिंह। तो मेरा पहला स्टॉक जो दिग्गज स्टॉक है, जो बजट के सेशन पे कंप्लीट हो सकता है, वो है कोलपाल। एफएमसीजी सेक्टर से ये एक काफी स्ट्रांग यहाँ पर फंडामेंटल स्टॉक है।
नंबर्स के टर्म पे अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आपको चार्ट पर पैटर्न और फंडामेंटल नंबर्स जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी काफी हद तक अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल अभी चल रहा है 21.6 का। अब मैं इसका एक बार को आपको चार्ट भी अगर यहाँ पर शेयर करता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि हम्म। शॉर्टर पीरियड में और लॉन्गर पीरियड के हिसाब से देखें तो 2080 से लेकर 2110 के बीच में ये एक कंसोलिडेशन एरिया है जिसपे कि मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रही। अच्छी बात यह है कि लोअर बैंड से ये हायर बैंड पर ट्रेड हो रहा है और वेट कर रहा है एक ब्रेकआउट का। इमीडिएट ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अब इसी चीज सेम पैटर्न को अगर आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहां पे भी मिलेगा। थोड़ा शायद हम चार्ट को अगर पीछे की साइड करके जाएं तो ये देखिए एक पैटर्न हम्म। आपको यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल, और यहां पर वॉल्यूम चाहे ड्राई भले हो, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आता है तो स्टॉक के हम्म। चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और मैं यहां पर हिस्टोरिकल चार्ट दिखाकर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के कंसोलिडेशंस हम्म। आपको लॉन्ग टर्म पर, ये देखिए जब लॉन्ग टर्म पे आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। अगर ये बैंड नीचे की तरफ होता तो ये नीचे के टारगेट देता, लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है। तो अप साइड टारगेट कितना मिल सकता है? अगर मैं इस लेवल के हिसाब से देखता हूं तो मुझे टारगेट मिलेंगे 2250, 2250 तक के। और एंट्री कहां पर बनती है? 2100 से लेकर 2080, 2080 से 2100 के बीच में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए? स्टॉप लॉस रखिए आप इसके सपोर्ट के लेवल को, जो कि हम्म। आता है आपका दो टू 2050 के आसपास। गोदरेज कंज्यूमर, तो दूसरे स्टॉक का मैं चार्ट आपको शेयर करता हूं। आप देखिए, ये आप एक चीज देख पा रही होंगी कि नेहा मैम की ये जी। 1120 से 20 के आसपास जो है वो 1160 से 1100 के बीच में एक बड़ा दिनों तक एक डायमंड इंफॉर्मेशन हाँ। बनती हुई आई। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिखाया। सेम ये डायमंड इंफॉर्मेशन जब डाउन साइड के लिए बनी तो उसके बाद इसने 1250 से गिरावट भी 1120 तक दिखाई। अब यहां पर ये पूरा का पूरा अभी सेगमेंट खाली है। यानी हम्म। कि वैसे देखा जाए तो डिजाइन में अच्छी करता हूँ, क्योंकि ये आप देख पा रही होंगे कि एक स्माइलिंग फेस भी नजर आ रहा है। तो हाँ, स्माइल बस थोड़ी क्रुकेड है। काफी दांतों वाली स्माइल लग रही। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसी स्माइल अच्छी लगती है जो क्रूटेड ही हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके के स्माइल पे आपको पैसे बनते हैं तो यू शुड टेक केयर। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और इन लेवल से जो मोमेंटम है वो एक शायद ऐसा डिप करके और फिर ऐसे अपसाइड का मूव दिखाएगी, जो कि 1300 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। डिप पर हो सकता है आपको 1220 1200 तक का एक डिप आपको इस मूविंग एवरेज तक देखने को मिले। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप यहां पर 1160 लेके चलते हैं और 1200 पे एंट्री करते हैं, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। या फिर हो सकता है 1236 से भी लेते हैं तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन लेकिन टारगेट कितना है? पहला टारगेट जो आता है वो आता है 1350 का, यानी कि सीधे सीधे यहां से 120 रुपए ऊपर। और दूसरा टारगेट आते हैं तो 1400 रुपए। तो लंबा समय, लंबा मोमेंटम और स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ ये दो एफएमसीजी से स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। एसजीएफसी चल रहा है इस समय 930 रुपए के पास, ये देखिए हम्म। हायर वॉल्यूम के साथ यहां पर कंसोलिडेट अप करना शुरू कर चुका है। इससे पहले 930 रुपए था ये सितंबर 25 में, लेकिन इस बीच में इसने 1020 का हाई बनाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और एक बड़ा डिप मार दिया। अब मैंने कहा रिस्क है तो इश्क है। ये स्टॉक इस समय अगर चार्ट पे देखेंगे तो आप मैम यही कहेंगे अरे नहीं नहीं रवि जी, ये स्टॉक तो लेने लायक ही नहीं है, एकदम निगेटिव पैटर्न के हम्म। साथ खड़ा है और गिरेगा। हम्म। लेकिन मैंने कहा ना रिस्क लेना पड़ेगा, और दिग्गज स्टॉक पे रिस्क ले रहे हैं तो ये रिस्क मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही सेम पैटर्न जो ये मैंने यहाँ पे दो पैटर्न देखे हैं और यहाँ पर जो बन रहा है वो ये दिखाता है कि ये कंसोलिडेट करके वापस से ये दौड़ 1000 रुपए तक लाएगा। लेकिन ये कम से कम 3 से 4 महीने का समय लेगा। और इस समय मोमेंटम में और लार्ज कैप में ऐसा स्टॉक मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको इसी के कंपैरिजन में देखिए इंडसन बैंक का चार्ट दिखाऊं, ऑलरेडी ब्रेकआउट निकल चुका है। और ये देखिए हम लोगों के शो पे ही कभी चर्चा हुई होगी जब मैंने बताया था कि स्टॉक यहां से अब ऊपर की तरफ जाएगा। और आप देखिए तो आज ये शायद मेरे ख्याल से हम लोग बात कर रहे थे अक्टूबर में, मैंने चार्ट मिटाता हम्म। नहीं हूं,
अक्टूबर में बात हमारी आपकी हुई होगी और आज हम जनवरी में खड़े और वही टारगेट अचीव हो गया है, आप देख पा रही हैं चार्ट पे। तो हम्म। इस तरीके के कई पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि आप इसी बिड को आगे करिए और मेरे ही कहने से इस रिस्क रिस्क को लीजिए और इश्क फरमाइए इस स्टॉक के साथ। पॉकेट फिट बैठने वाला स्टॉक लेते हैं और ये स्टॉक है केटीके बैंक, ओके। कर्नाटका बैंक। अच्छा। और इस समय ये स्टॉक चल रहा है, देखिए आप चार्ट अगर आप देख पाएंगी तो आप पाएंगी कि ये स्टॉक इस समय चल रहा है एक 191 के पास और यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे खास बात ये कि एक अच्छा जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग पे आके और यहां रिवर्सल ले रहा है। अब हम्म। अगर मैं इसी चार्ट को आपको नया जी कहूं प्लॉट कर दीजिए, तो कहीं से भी आपकी पेंसिल यहां पर रुकने के बाद वापस ऊपर साइड ही जाएगी, इस साइड जाने हम्म। के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। तो कितना टारगेट आएगा? 220 इमीडिएट दिखाई देता है। रिटर्न वाइज करें तो 16-17% है। तो बस बिना किसी दौड़ के, बिना किसी लोग झाप के करिए यहां पर बाय। 190 से 188 के बीच में रखिए स्टॉप लॉस ₹175 का और टारगेट सीधा 220। जब आ जाए तो वापस से आप यहां पर करिएगा धन्यवाद और पूछ लीजिएगा कि रखना है निकलना है, ये आगे की तय करेगी। ऑल राइट, तो ये हो गए हमारे एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पर डॉक्टर रवि ने जो दो धुरंधर स्टॉक्स बताए हैं वो है एचडीएफसी बैंक और केटीके यानी कर्नाटका बैंक। डॉक्टर रवि के दो पिक्स हैं फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। रवि जी, ये तो हो गई बात एफएमसीजी सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की। अब हम अगर बात करें पावर सेक्टर की, ये सेक्टर थोड़ा कम डिस्कस होता है पर इसमें लोगों की धीरे धीरे रुचि काफी बढ़ चुकी है। तो पावर सेक्टर के बारे में आप अगर अपने दो पिक्स, दो धुरंधर स्टॉक्स हमें बता पाएं तो। जो पहला स्टॉक है वो है यहां पर आरईसी लिमिटेड। ओके। लेकिन आरईसी लिमिटेड क्या करंट लेवल पर इतना आग दे रहा है या फिर इतना बड़ा मोमेंटम ये गेन कर पाएगा, इसकी तरफ अगर जाएं तो मुझे लगता है कि आरईसी एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर यहां पर चल रहा है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई देगा जो 370 का है। दूसरा सपोर्ट इसका 364 का है और इसके बॉटम अगर देखते हैं तो फिर अगला सपोर्ट 360 पे है। यानी कि ये क्लियर है कि ये एवरी 10 रुपीज पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा लंबा देखता हूं। लंबा देखने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको डेली चार्ट पर कन्वर्ट करके लंबी पोजीशन लेने की बात करूं तो आप ये देखेंगे जो मैंने अभी लाइन खींची है ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को भी देखें तो वो भी सपोर्ट यहीं पर दे रहा है, तो बनता है हम्म। बाय। टारगेट कितना होगा? 400 का टारगेट इमीडिएट। लंबा टारगेट रखें तो 410 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और ये जो फोर्स है ये भी एक, यहां पर आप देखिए जैसे मैंने पीछे भी चार्ट पे दिखाया था कि हम्म। ये जब नीचे से ऊपर गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद चांसेस ऊपर के ज्यादा होंगे। रेंज निकालनी है यहां पर, इस रेंज को या फिर इस रेंज को देखें तो ये आप यहां से यहां बराबर पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम है। तो करंट लेवल पर कर लीजिए बाय, टारगेट रख लीजिए 410 का, स्टॉप लॉस रखिए ₹360 का। यहां पर दूसरे स्टॉक की अगर बात करें जो मुझे इस समय बहुत अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर। अब यहां पर आते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि पावर सेक्टर का ये एक ऐसा दिग्गज स्टॉक है जो कि काफी दिनों से 346 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और अच्छी बात ये कि 300 की रेंज से, ये शायद आपको मैं अगर ऐसे डायमंड टाइप का पैटर्न जैसे ही नाम ले रहा हूंगा तो आपको अभी पीछे एक चार्ट दिखाया था उसका याद आ रहा होगा कि हम्म। हमने एफएमसीजी सेक्टर से एक चार्ट ऐसा देखा था और हम उसकी एंट्री यहीं पर करने के लिए तैयार बेकरार बैठे हुए हैं। इस स्टॉक में क्या है कि इसकी एंट्री चूंकि यहां से निकल गई लेकिन यहां डिप आ चुका, तो ये जो डिप है और ये जो हाई है ये रेंज आपकी हो जाती है एंट्री की, यानी कि 335 से लेकर 350 के बीच में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। टारगेट कितना मिलेगा? अगर यहां पर रेंज देखते हैं तो मुझे ₹390 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे दिखाई देता है। और हम्म। अगर उस टारगेट को देखते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बनता है? छोटा स्टॉप लॉस 325 ₹327 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को हम्म। लेना चाहिए। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन पेशेंस जितना रखेंगे उतना बड़ा मुनाफा मिलने के हालात है। डिफेंस और रेलवे,
तो पहले डिफेंस से शुरू करें, क्योंकि आजकल दुनिया में डिफेंस का बोलबाला हो रहा है। हर जगह मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा चर्चित सेक्टर यही हो रहा है। तो इंडिया में भी हम देते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखकर, हर एक चीज को देखकर, तो कहते हैं कि लाइमलाइट में बिल्कुल आया हुआ ये सेक्टर है डिफेंस। तो इसमें आप क्या अपने पिक्स देंगे? सबसे पहला जो स्टॉक है वो है MTR टेक। इस समय चल रहा है 2670 का। और मैं इसका अगर चार्ट शेयर करूंगा तो आप डिफेंस काउंटर में ऐसा स्टॉक का चार्ट देख पाना थोड़ा मुश्किल है। आप डेली चार्ट पे देख रही होंगी कि किस हम्म। तरीके से इस स्टॉक ने पूरे डिफेंस काउंटर के डिप्रेशन को दूर किया है, और कहीं ना हम्म। कहीं से अपनी एक पोजीशन जो है वो एक काफी स्ट्रांग पोजीशन बनाई है। और उस हम्म। स्ट्रांग पोजीशन पे आज ये स्टॉक अपने हाइज की तरफ चल रहा है, और यहां पर भी आपको एक मोमेंटम साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब 2670 के पास अगर इस स्टॉक को खरीदेंगे तो कितना जाएगा? टारगेट की जी। बात करें तो 3200 के टारगेट यहां पर अचीव हो सकते हैं। हाँ। और सपोर्ट की बात करें या स्टॉक की वीकनेस की बात करें तो मैक्सिमम आपको 2380 तक का, यानी लगभग 2400 तक का डिप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 250 पॉइंट के जगह पे आपको 600 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिलता है तो लॉन्ग टर्म 1 साल के हिसाब से इस ट्रेड को लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि लॉन्ग टर्म तो बहुत बात हो गई, लेकिन अभी चल रही है चर्चा बजट की। तो बिल्कुल। बजट में मोमेंट्री ट्रेड में भी इस स्टॉक पे अगर दौड़ लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर जाएंगे। कितना प्रॉफिट ले जाएंगे? शायद मेरे ख्याल से अभी की एक्सपेक्टेशन पे अगर एंट्री करेंगे तो 7 से 8% सेफर साइड पर, रिस्क साइड पर जाते हैं तो 16 से 18% के रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये डिफेंस काउंटर का एक दिग्गज स्टॉक है जिसे आपको बाय करना चाहिए। डिफेंस काउंटर से कह लीजिए या फिर शिपिंग शिपिंग की साइड से कह लीजिए, तो मुझे यहां पर जी शिपिंग ये एक स्टॉक जी। काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अब मैं आपके जी। सामने चार्ट लेकर आ रहा हूं जी, जी दिख रहा है। शिपिंग का। और जी शिपिंग में आप देखेंगे, ये देखिए पूरा वही हम्म। सेम एक डायमंड टाइप की इंफॉर्मेशन नाम। तू हम्म। तू आगे चल मैं पीछे चलता हूं, तू पीछे चलेगा तब भी मैं आगे ही चलूंगा। कुछ ऐसी कहानी यहां पर स्टॉक में चल रही है। अब इसी हम्म। चार्ट को अगर मैं रिप्लेस करूं HAL से, जिसे दिग्गज स्टॉक है, मैं कंपैरेटिव स्टडी भी बता रहा हूं। HAL देखिए जी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस खोता हुआ सा नजर आएगा। मैसडॉक देखिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस खोता हुआ नजर आ रहा है। BEML देखिए तो है, जरूर है, लेकिन जो बढ़ रहा है उसको सलाम करिए, जो बढ़ नहीं रहा है उसको छोड़कर चलिए। तो यहां पर दूसरा स्टॉक है जी शिपिंग। 1120 से 1080, ये देखिए दो एक रेंज सीधी सीधी यहां पर मिल रही है। मैं यहां हम्म। यहां पर भी बाय करूंगा और यहां पर भी बाय करूंगा। टारगेट कितना मिलेगा? अगर मैं उस हिसाब से देखता हूं तो मुझे टारगेट यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि ये हम्म। पैटर्न एक अच्छा लॉन्ग टर्म पैटर्न पे निकल सकता है। और टारगेट की बात करें तो यहां से 1250 यानी 1250 तक के लेवल और 1300 के लेवल आपको दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना चाहिए? अगर 200 का टारगेट लेने की सोच रहे हैं तो 100 से 80 रुपए का स्टॉप लॉस एक लेकर चले। वो देखते हैं तो 1070 के पास बीच का एक स्टॉप लॉस यहां पर बनता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म पे बात करें तो बजट की एकुमुलेशन को ये पूरा का पूरा एंजॉय कर रहा है, यानी हम्म। कि चुपचाप बैठकर तैयारी और फिर दौड़कर आगे भागने की कोशिश ये नजर आएगी। तो ये हो गए हमारे डिफेंस के दो धुरंधर स्टॉक्स, जो कि हैं एमटीआर टेक्नोलॉजी और एमटीआर टेक एंड जीई शिपिंग। रवि जी, हमने बात कर ली एफएमसीजी सेक्टर की, हमने बात कर ली बैंकिंग सेक्टर की, हमने बात कर ली पावर सेक्टर की, और हमने बात कर ली डिफेंस सेक्टर की। अब जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी पहले भी कि रेलवे सेक्टर एक और बहुत ही इंटरेस्ट का केंद्र बना हुआ है लोगों के लिए, स्पेशली विद बजट बीइंग अराउंड द कॉर्नर। तो रेलवे सेक्टर पे डॉक्टर रवि की दो धुरंधर पिक्स कौन से हैं? देखिए मैं सिर्फ, आप जब रेलवे की बात कर रहे हैं तो मैं रेलवे से सिर्फ दो स्टॉक पे ही बिड करूंगा, और इन्हीं दोनों स्टॉक्स पे मोमेंटम भी रहेगा। रिस्क को वापस से कहता हूं, एक बार को थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन
प्रॉफिट को भी बड़ा कर लीजिए। तो पहला स्टॉक नन अदर देन मैं एक ही चूज करता हूं, वो है आरवीएनएल। अगर रेलवे चलेगा तो आरवीएनएल ही चलेगा, और अगर रेलवे हाँ, नहीं चलेगा तो आरवीएनएल भी नहीं नहीं। चलेगा। तो यहां पर इस समय आरवीएनएल का आप चार्ट देखेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी। क्यों खुशी मिलेगी? देखिए मैम, फिर मैं वापस आता हूं। हम लोग वापस देखिए आरवीएनएल पे हमेशा चर्चा करते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बनाया होगा नवंबर में, और इसका टारगेट ये रखा था। इसको अचीव होते होते जनवरी लग गया, लेकिन आपने ये देखिए कि ये टारगेट अचीव हुआ है। दिख रहा है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जब नई चाल है वो फिर से यहीं पर सेम रिवर्ट करती हुई नजर आएगी। तो 400, कहीं याद आता है 400 के पार, ये 400 तो आएगा। रहने दीजिए। तो लेकिन ये वो 400 के पार आए ना आए, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर पार करा जाएगा। अब इस समय चल रहा है 335। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखें तो बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, और वो बनता है 300 रुपए का, लेकिन चाल बननी की कम से कम 70 रुपए की। तो 400, 390 के टारगेट के लिए दोबारा यहां पर बाय करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और यहां पर बाय करके रखना चाहिए। ओके, तो रेलवे सेक्टर पे बिल्कुल जो डॉक्टर रवि जिस स्टॉक पे बिल्कुल श्योर है वो है उनके हिसाब से आरवीएनएल। तो रवि जी, ये तो हो गया पहला हमारा स्टॉक रेलवे सेक्टर का। तो जो दूसरा धुरंधर स्टॉक है वो कौन सा है जो आपकी नजर में है? देखिए मैं इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूं, क्योंकि रेलवे की जब बात होती है तो मुझे चार स्टॉक्स याद आते हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ दो स्टॉक की बात करने की बात की है, तो मैं दो स्टॉक की सिर्फ बात करूंगा। रवि जी, लेकिन ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ना, ये अब जारी रहने वाला है। तो पूरा मौका है हमारे दर्शकों के पास सारे स्टॉक्स जानने का। जी बिल्कुल, देखिए सारे स्टॉक पे चर्चा तो होगी, लेकिन इस समय बेड अपनी खोलता हूं, और मैं अगर जाता हूं तो मुझे पसंद आता है कॉनकॉर। ओके, और कॉनकॉर। कौन कौर इस समय चल रहा है आप देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे करके चलता है, थोड़ा सा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हम्म, पे है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से ये ना कोई चीज गेन नहीं कर रहा। गेन करने का मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि ये तो हम्म, बिल्कुल थका हुआ सा, रुलाता हुआ, दुखी करता हुआ, नुकसान देता हुआ स्टॉक है। लेकिन ये नुकसान देते देते ही अपनी चढ़ाई की तैयारी भी कर रहा है, और चढ़ाई की तैयारी करेगा ये कम से कम 580 से 600 रुपए तक की। तो अगर इस लंबे दौर में इस तरीके के स्टॉक को पकड़ना है तो कॉनकॉर को यहां पर पकड़ लीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है 500 का क्लोजिंग, और 500 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लें तो सिर्फ 20 रुपए है। मैं कहूंगा रिस्क लीजिए, 490 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि टारगेट आप 580 का ले रहे हैं। तो ये आपके ऐसे स्टॉक हैं जिनको कि यहां पर फोकस करना चाहिए। महेश जी, वी शैल स्टार्ट विद यू फर्स्ट। आपके आज के टॉपिक्स क्या हैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? नहीं, हमारे तो टॉपिक्स हमने अभी न्यू ईयर में भी काफी सारे टॉपिक्स दिए थे, तो उसी में से कुछ एक काउंटर है जो हमारे ध्यान में है, और फंडामेंटली भी उसको होल्ड कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर की सेफ्टी पर जो है वो हमने पहले ध्यान में रखते हैं कि इन्वेस्टर का जो भी है पैसा है, हमारा पैसा है, तो उसके सबसे सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे चर्निंग कंटिन्यू रहती है, और वहाँ पे हमारे आगे भी आने वाला जो ग्रोथ भी है जो बढ़िया। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है, या ये लेवल से भी आराम से इसको बाइंग करके चला जा सकता है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। और मेरे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल के अंदर आराम से 1 साल से 1.5 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो 8,250 से 8,500 ये रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल टॉपिक के अंदर एक रहेगा अपना। ओके, और एक आपका था टाइटन। और करंट बिल्कुल। मार्केट सिनेरियो को रखते हुए कोई पिक इस समय जो बदलते हालात हैं उसको लेके आपके माइंड में आ रहा हो? देखिए, काफी सारे काउंटर है, लेकिन जहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों ही थीम अगर क्लियर हो जाती है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो ये ऑटो में भी देखेंगे तो ऑटो में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो काफी वेल प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग भी आती है तो भी वहाँ पे इतना कोई प्रेशर नहीं बनता है, नंबर्स भी काफी बढ़िया है, तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया, पिछले 3-4 सालों से रिटर्न भी अच्छा बना के दे सकते हैं। देखिए एम जो है ये भी काफी बढ़िया, ये लेवल से बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया यहाँ पे भी लंबा रखना है, 4,400 से 4,500 तक की रेंज यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है।
ओके, तो ये हो गए आपके टॉपिक्स, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महेश जी, कोई ऐसे पिक्स करंट मार्केट सिनेरियो में जिनमें जो ऑलरेडी अगर पोर्टफोलियो में है तो उन पर एवरेज करने का ये सही वक्त है? ये एवरेजिंग का टाइम जो है फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन अच्छा। अगर आपको ऑटो कंपोनेंट जिस हिसाब से है, तो अगर यूनो मिंडा अभी जिस हिसाब से रेंज में थोड़ा सा अप हुआ था, उसके बाद में थोड़ा डिप देखने को मिला है। ये काउंटर में कोई भी अगर क्लाइंट ने अपर में लिया हुआ है, वापस एवरेज करना चाह रहा है, तो यूनो मिंडा में भी एक लोअर में एवरेज की जा सकती है। बढ़िया काउंटर है, फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, टेक्निकल सेटअप भी ओवर ए मंथली है या क्वार्टरली है, वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यूनो मिंडा अगर किसी कारणवश कोई हाई में अटका हुआ रहे और उसको एवरेज करना है, तो वो काउंटर एवरेज के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर योर पिक्स महेश जी। अब अविनाश जी, हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं कि आज के अविनाश जी के टॉप पिक्स फॉर डीआरएस इनसाइट्स क्या है। नहीं बिल्कुल नेहा जी, देखो टॉप पिक्स के पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो पसंदीदा सेक्टर्स है, इसमें एक तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है। जैसे महेश जी ने कहा, हमारा भी हॉस्पिटल सेक्टर पसंदीदा है। और फाइनली हमको होटल सेक्टर पसंद है। तो ऑटो कंपोनेंट्स में जो कंपनी हमको पसंद है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया बेस्ड है। कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स। देखिए, ये कंपनी ज्यादातर इंजन कंपोनेंट्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, ट्रैक्टर्स के लिए। और पिछले साल तो बहुत बढ़िया नंबर था, करीबन 3500 करोड़ पे 516 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस कंपनी में हुआ, उन्होंने एक इटालियन कंपनी ग्रुपो एंटेनो अच्छा। खरीदी है, जो करीबन जनवरी में इनका ये डील हो चुका है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ है। ये काफी बड़ी कंपनी है। फॉरेन एमएनसी कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करती है। तो ये जो बिजनेस है, ये इनको मेरे ख्याल से इनका बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलेगा। तो इस साल हमारा मानना है कि करीबन 575 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और अगले साल दैट इज FY 27 के लिए ये एक्विजिशन के बाद करीबन 700 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो करीबन 3500 टू 3600 का टारगेट प्राइस हमको लगता है यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे निवेशित रहिए। दूसरा शेयर जो हॉस्पिटल सेक्टर से है, जो नॉर्थ इंडिया से ही है, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। देखिए, ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है। इनके ज्यादातर 9 जो फैसिलिटीज है, सारे नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है। और कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स फर्स्ट हाफ के लिए भी डिक्लेयर किए हैं। हमको लगता है इस साल भी कम से कम 20-25% का ग्रोथ आएगा। तो यहाँ पे 775 780 का टारगेट प्राइस लगाइए। और फाइनली जो होटल सेक्टर का दिग्गज है, इंडियन होटल्स, काफी समय तक कंसोलिडेट हो रहा है, 740 735। होटल सेक्टर में अक्टूबर टू मार्च ये सीजन होता है। हमको लगता है कि इस बार तीसरी और चौथी तिमाही बहुत अच्छी आएगी। पिछले साल 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल करीबन 23-24 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे करीबन 900 रुपए का टारगेट प्राइस के लिए ये भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर। ऑल राइट, अविनाश जी, कैन यू रिपीट थ्री ऑफ योर नेम्स फिर से एक देखिए, बार? पहले तो श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, टारगेट प्राइस रहेगा 3500 टू 3600। यथार्थ हॉस्पिटल टारगेट प्राइस 775 टू 800। और फाइनली इंडियन होटल्स टारगेट प्राइस 875 टू 900। ओके, तो अविनाश जी के आज के टॉपिक्स हैं श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, यथार्थ हॉस्पिटल एंड इंडियन होटल। आप दोनों ने हमें अपने टॉपिक्स दिए, हमारे दर्शकों को सारे जो भी टॉपिक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए, प्लीज उसमें लेवल्स का ध्यान रखिएगा, बात सुनिएगा तो पूरी सुनिएगा। वेल, आज हमारे दर्शकों के लिए हम कहें तो डबल बोनांजा हो गया। दो दिग्गजों की राय आपको एक साथ मिली। दो दिग्गज आपके लिए अपने टॉप पिक्स लेकर आए। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स का फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुडे। अब महेश जी, थैंक यू सो मच। आज आपके साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो कैसा रहा आपका डीआरएस इनसाइट्स के साथ पहला एक्सपीरियंस? नहीं, बढ़िया है मैडम। दर्शकों को सवाल जवाब है इंटरेक्ट करना काफी अच्छा ही लगता है। अब महेश जी, डिस्क्लेमर आज के लिए। नहीं, हमारी कंपनी के हमने ऑलरेडी सजेस्ट किए हुए हैं, तो कंपनी के क्लाइंट्स में रह सकता है। मेरी पर्सनल कोई इक्विटी में होल्डिंग नहीं है, जो भी सजेस्ट किया उसमें। अविनाश जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करने में। और डिस्क्लेमर आज का। नहीं नेहा जी, जो भी स्टॉक्स हमने आज आपके शो पे बताए हैं, हालांकि हमारे रिकमेंडेशंस और जो भी कंपनी के बारे में हमने बताया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास भी ये शेयर्स हो, बट पर्सनल लेवल पे मेरी कोई होल्डिंग इन कंपनीज में नहीं है।
Thank you so much to both of you for joining DRS Insights today, and thank you to all our viewers for being part of this show. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि DRS Insights का मेंबरशिप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिलेगा, तो जल्दी से DRS Insights की मेंबरशिप लीजिए और एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।